एवरीवन, दिस इज ममता सामरिया खंडेलवाल एंड यू आर वाचिंग एमएसके केमिस्ट्री। तो मेटल्स एंड नॉन मेटल्स चैप्टर को हम डिस्कस कर रहे हैं। पिछले वीडियो में हमने आयनिक कंपाउंड्स को डिस्कस किया था। आज हम मेटलर्जी को डिस्कस करने वाले हैं। तो मेटलर्जी क्या होती है? जो मेटल्स हमें मिलते हैं नेचर से, उनसे प्योर मेटल को गेन करने का जो प्रोसेस है वो मेटलर्जी सेक्टर के अंदर आता है। तो अब सवाल ये उठता है कि ये जो मेटल्स हैं ये हमें नेचर से कैसे मिलते हैं? लेबोरेटरी में तो हम इन्हें बनाते नहीं हैं। तो देखो, कुछ तो मिलते हैं हमें फ्री फॉर्म में। वो कैसे थे? फ्री स्टेट में कौन कौन से मिलते हैं आपके? जैसे कि गोल्ड हो गया, है ना, सिल्वर हो गया, ये सब ज़्यादातर, प्लेटिनम, ये ज़्यादातर फ्री स्टेट में मिलते हैं क्योंकि ये पैसिव मेटल्स है। रिएक्टिविटी सीरीज में देखते हैं ना आप, ये बॉटम में होते हैं। लेकिन ज़्यादातर जो मेटल होते हैं वो हमें कहाँ मिलते हैं? अर्थ क्रस्ट पे। और वो किस स्टेट में मिलते हैं हमें? कॉम्बाइंड स्टेट में। तो देखिए, अर्थ क्रस्ट में इज़ द मेजर सोर्स ऑफ मेटल्स। और जो ये हमें किस फॉर्म में मिलते हैं? मिनरल्स के फॉर्म में। इनके जो कंपाउंड्स होते हैं उन्हें हम मिनरल्स कहते हैं। और ऐसे मिनरल्स जिनमें हाई परसेंटेज ऑफ अ पर्टिकुलर मेटल होता है और जिससे हम उस मेटल को इकोनॉमिकली उससे एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, उसे हम कहते हैं उसकी ओर। ठीक है। तो अब जैसे सी वाटर है, उसके अंदर आपको क्या मिलता है? सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड। तो ये क्या कहलाते हैं? आपके इन मेटल्स के ओर्स कहलाते हैं। तो ये क्या हो गया? अकरेंस ऑफ मेटल की मेटल, कुछ मेटल्स फ्री स्टेट में मिलते हैं, ज़्यादातर मेटल कॉम्बाइंड स्टेट में मिलते हैं। अब इन मेटल्स को जो इनके मिनरल्स हैं, यानी कि जो उनके ओर्स हैं, उससे उनसे हम निकाले कैसे? क्योंकि डायरेक्ट तो ये हमें मिलते नहीं है नेचर से। तो उसी को हम डिस्कस करने वाले हैं। तो ये सारा जो एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, ये किसके अंदर आता है? मेटलर्जी सेक्टर के अंदर। आपने एसिड बेसिस एंड सॉल्ट के प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चंस वाला वीडियो हमारा नहीं देखा है तो उसे ज़रूर देखिए। थंबनेल पे लेक्चर नंबर 97 आपको दिखेगा। इसमें 2014 से लेकर 2020 तक के सीबीएसई बोर्ड के प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन हैं। मेटल के एक्सट्रैक्शन को समझने से पहले हम ये समझ लेते हैं कि ये वाले जो मेटल हैं ये हाईली रिएक्टिव हैं, ये मॉडरेटली रिएक्टिव हैं और ये लीस्ट रिएक्टिव हैं। और ये तीनों को ही एक्सट्रैक्ट करने का जो प्रोसीजर है वो अलग होता है। तो यहाँ पे देखिए साफ साफ लिखा हुआ है, गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम एंड कॉपर आर फाउंड इन द फ्री स्टेट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। मैं इस चैप्टर के भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का एक वीडियो भी बना रही हूँ, उसको भी आप ज़रूर देखिएगा। उसको मैं थोड़े टाइम के बाद अपलोड करने वाली हूँ। अब देखिए, कॉपर एंड सिल्वर आर फाउंड इन द कॉम्बाइंड स्टेट एज वेल एज इन देयर सल्फाइड एंड ऑक्साइड ओर्स। इसके अलावा ये वाले जो मेटल है, ये जानते हैं ये हाईली रिएक्टिव मेटल है। हाईली रिएक्टिव मेटल क्यों कहा हमने? जैसे कि अभी मेटल की रिएक्टिविटी के बारे में हमने पढ़ा था। ये एयर, ऑक्सीजन, एयर की ऑक्सीजन से रिएक्ट करते हैं, वाटर से रिएक्ट करते हैं, एसिड से भी रिएक्ट करते हैं। तो ये हाईली रिएक्टिव मेटल है। ये कभी भी, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है नेवर फाउंड इन नेचर एज फ्री एलिमेंट। तो ये ध्यान रखना है, ये वाले में जो मेटल्स हैं ये फ्री स्टेट में मिलते हैं हमें, और ये वाले जो हाईली रिएक्टिव मेटल है ये हमें कभी भी फ्री स्टेट में नहीं मिलते हैं। ठीक है। अब ये हैं आपके कौन से? मिडल वाले। ये कैसे हैं? जो मॉडरेटली रिएक्टिव है, जो आप देख सकते हैं कौन से आपके? जिंक, आयरन, लेड। जिंक, आयरन और लेड, ये कैसे आपके? मॉडरेटली रिएक्टिव। तो ये जो मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल्स हैं हमारे, ये जनरली किस फॉर्म में मिलते हैं? ऑक्साइड। जैसे कि जिंक ऑक्साइड, इसको जिंक ब्लेंड भी कहते हैं, है ना। सल्फाइड्स, आयरन सल्फाइड हो गया, है ना, लेड सल्फाइड और इन कार्बोनेट्स। तो मतलब इनके कौन से, ये ज़्यादातर किस फॉर्म में मिलते हैं? इनकी ओर्स सल्फाइड्स, ऑक्साइड्स और कार्बोनेट्स ओर में। ये हमें ध्यान रखना है ना। अब हम बात करते हैं आगे की कि ये जो मेटल्स हैं ये ऑक्साइड फॉर्म में क्यों ज़्यादा मिलते हैं? क्योंकि जो ऑक्सीजन होती है एयर में वो काफ़ी मात्रा में होती है और ये उससे रिएक्ट कर लेते हैं। ओके। तो इस तरीके से मेटल को हमने 3 सेक्टर में बांट दिया, मीडियम रिएक्टिविटी, लो रिएक्टिविटी और हाई रिएक्टिविटी। और तीनों को ही इसकी ओर से सेपरेट करने का तरीका अलग अलग होता है। और यहाँ तो देखिए, हाईली रिएक्टिव मेटल कौन से हैं आपके? सोडियम, पोटेशियम, है ना, ये सब। इनको, इनके जो मोल्टन ओर्स होती है उसका इलेक्ट्रोलाइसिस किया जाता है। प्योर मेटल हमें कहाँ मिलता है? कैथोड पे। इसी तरीके से जो मीडियम रिएक्टिविटी वाले आपके कौन से? जैसे आयरन हो गया, जिंक हो गया, ठीक है। इनके ओर्स कौन कौन से होते हैं हमारे? कार्बोनेट ओर होते हैं, सल्फाइड ओर होते हैं और ऑक्साइड ओर होते हैं। तो सबसे पहला काम क्या होता है? कार्बोनेट ओर को हमें
किस में चेंज करना होता है, ऑक्साइड में। और उसका तरीका क्या होता है, उसका तरीका होता है कैल्सिनेशन। कैल्सिनेशन में क्या होता है, लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर की प्रेजेंस में हम इसे हीट करते हैं, इसे आगे भी हम डिस्कस करेंगे। ध्यान दीजिए, कैल्सिनेशन में क्या करते हैं हम, लिमिटेड सप्लाई ऑक्सीजन की होती है, तो इस तरीके से हम कार्बोनेट ओर को ऑक्साइड ओर में कन्वर्ट कर देते हैं। वही सल्फाइड ओर को ऑक्साइड ओर में कन्वर्ट करने का तरीका क्या होता है, रोस्टिंग। तो रोस्टिंग में किस पे ध्यान देना है आपको, ओ पे ध्यान देना है। ओ पे ध्यान क्यों देना है रोस्टिंग की स्पेलिंग में, क्योंकि यहाँ पे हम प्लेंटी ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन किस क्या होनी चाहिए, प्लेंटी यानी एक्सेस, एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन की प्रेजेंस में क्या किया जाता है, हीट किया जाता है, और उससे मेटल क्या होती है, मेटल ऑक्साइड में चेंज हो जाती है। ठीक है, तो ध्यान रखना है ये कैल्सिनेशन और रोस्टिंग ये दोनों प्रोसेस किस काम में आती है, और को चेंज करने में, किस फॉर्म में, मेटल के ऑक्साइड फॉर्म में चेंज करने में। जो सल्फाइड और कार्बोनेट सोर्स होते हैं उनको कैल्सिनेशन और रोस्टिंग प्रोसेस से हम मेटल ऑक्साइड फॉर्म में चेंज कर देते हैं। फिर इनका फर्दर रिडक्शन किया जाता है। रिडक्शन के लिए आपको कोई रिड्यूसिंग एजेंट लिया जाता है। रिडक्शन क्या होता है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। तो यहाँ पे जो मेटल का जो ऑक्साइड है उसमें से हम ऑक्सीजन निकाल देते हैं, तो हमें वो मेटल मिल जाता है। ठीक है, इसी तरीके से जो लो रिएक्टिविटी वाले मेटल होते हैं, जैसे कि उनके सल्फाइडोर्स क्या हो गए, जैसे ये हो गया जिसको सिनेवार बोलते हैं, मर्क्यूरी सल्फाइड हो गया, तो इनको क्या करते हैं हम, रोस्टिंग, यानी कि आप किसकी प्रेजेंस में हीट करेंगे, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, है ना। तो ये किस में चेंज हो जाएगा, मर्क्यूरी के ऑक्साइड फॉर्म में। ठीक है, तो इस तरीके से फिर उसका क्या करते हैं हम, रिडक्शन कर लेते हैं। तो ये तो एक चार्ट है, डिटेल में इसको हम आगे डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखा है, एनरिचमेंट ऑफ ओर। इसका मतलब क्या है, देखिए जो आपको ओर मिलती है ना, जमीन से खोदते हो आप, तो उसमें क्या होता है, सोइल, सैंड, ये सब होते हैं, जिसको क्या बोलते हैं हम, गेंगू। तो सबसे पहला काम ये होता है कि ये जो इम्प्योरिटीज़ हैं, कौन सी, जिसको हम गेंगू कहते हैं, मस्ट बी रिमूव्ड फ्रॉम द ओर प्रियोर टू एक्सट्रैक्शन ऑफ द मेटल, है ना। तो उसके लिए बहुत सारे प्रोसेसेस होते हैं, जैसे कि विल्फिटेबल मेथड और फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड और मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड। उसके लिए आप हमारा लेक्चर 57, 58 और 59 देखिए, वहाँ पे ये डिटेल में ये सब मैंने डिस्कस किया है। तो इस तरीके से सबसे पहले तो हमें ओर को क्या करना पड़ता है, कॉन्सनट्रेट करना पड़ता है। तो ये गेंगू हमें निकालना होता है उसमें, ये सैंड और सोइल वगैरह, तो ये सब प्रोसेस हो जाता है। ठीक है, उसके बाद हम क्या करते हैं, जो अलग अलग कैटेगरी के जो मेटल हैं उन पे अलग अलग मेथड हमें अप्लाई करना पड़ता है। तो सबसे पहले बात करते हैं हम एक्सट्रैक्टिंग ऑफ मेटल ऑफ लो इन द रिएक्टिविटी सीरीज। तो लो कौन से आपके, जैसे मर्क्यूरी हो गया, कॉपर हो गया, और ये गोल्ड हो गया, और ये सिल्वर हो गया। ये चारों आपके क्या है, लो रिएक्टिविटी वाले मेटल है, क्योंकि ये एयर, वाटर, इन सब से रिएक्ट नहीं करते, मेटल से भी रिएक्ट और एसिड से भी रिएक्ट नहीं करते, ये सब हम डिस्कस कर चुके हैं। तो अब जैसे देखिए ये नाम याद रखिए, सिनेबार, ये किसका है, मर्क्यूरी का ओर है। ठीक है, तो सबसे पहले इसको क्या किया हमने, सिर्फ हीट किया है। देखिए यहाँ पे सिर्फ सिंपली हमने हीट किया है। अब हीट का मतलब क्या है, एयर में आप हीट करोगे तो ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा। तो यहाँ पे मर्क्यूरिक सल्फाइड किस में चेंज हो गया, मर्क्यूरिक ऑक्साइड में। ठीक है, अब इस मर्क्यूरिक ऑक्साइड को भी सिंपली हीट करके आप मर्क्यूरी और ये देखिए लिक्विड में चेंज कर सकते हैं। तो देखिए कितना आसान है, जो लो रिएक्टिविटी वाली जो मेटल है उनको मेटल में कन्वर्ट करना बहुत आसान होता है। तो ये तो बात हो गई किसकी, मर्क्यूरी की। अब बात करते हैं हम कॉपर की। तो इसी तरीके से जो कॉपर सल्फाइड है इसको हमने ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हीट किया है। तो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जब आप एक्सेस हीट करते हैं तो इसको क्या बोलते हैं हम, रोस्टिंग। दिस इज रोस्टिंग। तो यहाँ पे कॉपर की जो ओर है उसका क्या कर रहे हैं हम, रोस्टिंग कर रहे हैं, जिससे हमें क्या मिल रहा है, कॉपर की ऑक्साइड वाली ओर मिल रही है। अब इस ऑक्साइड वाली ओर को और ज़्यादा जब हीट किया जाता है तो हमें कॉपर मिल जाता है। तो ध्यान रखिए बच्चों, ये चारों रिएक्शंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। मैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस जो बना रही हूँ अभी, जिसका वीडियो मैं प्लान कर रही हूँ, उसमें ये सारी रिएक्शंस आप देखेंगे किस तरीके से इनसे क्वेश्चंस आते हैं। अब मिडल रिएक्टिविटी वाले जो मेटल्स हैं सीरीज़ में, उनके बारे में डिस्कस करते हैं। तो देखिए रोस्टिंग जैसे हमने डिस्कस किया था, तो ये किसकी प्रेजेंस में हीट करते हैं, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। यहाँ आप कैल्सिनेशन देख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, लिमिटेड सप्लाई की जो ऑक्सीजन की होती है उसकी प्रेजेंस में हम मेटल को हीट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो दो नाम आपको दिख रहे हैं ना, रोस्टिंग और कैल्सिनेशन, इन पे आप बहुत ध्यान दीजिएगा। तो जो मिडल रिएक्टिविटी वाले जो आपके मेटल्स हैं वो कौन कौन से हैं आपके, जिंक हो गया, आयरन हो गया, हाँ,
तो इनके बारे में डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, पहले हम क्या करें, जो सल्फाइड ओर्स है उसको रोस्टिंग करा के उसको जिंक ऑक्साइड में चेंज करें, और फर्दर क्या करना होता है, फिर फर्दर हम इनका क्या करना होता है, रिडक्शन करना होता है। यहाँ पे जो जिंक कार्बोनेट और है इसको कैल्सिनेशन से हम जिंक ऑक्साइड में चेंज कर रहे हैं। अब ये जो हम मेटल को जो मेटल ऑक्साइड में चेंज कर लेते हैं उसको फिर हमें रिड्यूस करना है, किससे, या तो कोक पाउडर से यूज़ कीजिए, जैसे कि ये कार्बन पाउडर यहाँ पे हम यूज़ कर रहे हैं, या फिर आप डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन करवा सकते हैं। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में आप क्या करोगे, उस मेटल का जो ऑक्साइड है उससे जो ज़्यादा उस मेटल से ज़्यादा रिएक्टिव जो मेटल है उससे आपको रिएक्शन करानी पड़ेगी। तो ये जिंक के रेस्पेक्ट में ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। जिंक ऑक्साइड की रिएक्शन जब हम कार्बन से कराते हैं तो देखिए ये रिडक्शन हो गया। रिडक्शन क्यों हो गया, क्योंकि जिंक ऑक्साइड में से ऑक्सीजन निकल गया, तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड रिडक्शन। तो यहाँ पे हमें जिंक मिल गया और साथ में मिल गया कार्बन मोनोऑक्साइड। तो ये यहाँ पे ये जो कुछ यहाँ पे डिटेल में लिखा हुआ है वो यही लिखा हुआ है कि जो सल्फाइड और कार्बोनेट ओर्स की जगह जो हमें ऑक्साइड ओर का रिडक्शन आसान होता है, इसलिए हम क्या करते हैं, सल्फाइड ओर और जो कार्बोनेट ओर्स होते हैं इनको पहले हम ऑक्साइड ओर में कन्वर्ट करते हैं बाय यूजिंग द प्रोसेस ऑफ रोस्टिंग और कैल्सिनेशन। तो रिडक्शन का एक तरीका तो क्या है, आप कार्बन से आप रिडक्शन करा सकते हैं ऑक्साइड ओर का, और दूसरा तरीका क्या है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो यहाँ पे हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैग्नीज के ऑक्साइड है तो इसको एल्यूमिनियम, क्योंकि जो एल्यूमिनियम मेटल है इट इज़ मोर रिएक्टिव देन मैग्नीज। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के कॉन्सेप्ट को यहाँ पे यूज़ करें कि जो हायर रिएक्टिव मेटल है अब ये क्या करेगी, ये ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बना लेगी, और जो लेस रिएक्टिव मेटल है वो अपने एलिमेंटल फॉर्म यानी कि मेटल फॉर्म में आ जाएगी। तो ये रिएक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी एग्जाम में पूछा गया है एक बार। अब यहाँ पे हम रिएक्शन को डिस्कस करते हैं, दैट इज थर्मिट रिएक्शन। तो थर्मिट रिएक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पे क्या है, देखिए आयरन का ऑक्साइड है Fe2O3। अब हम जानते हैं एल्यूमिनियम मेटल इज मोर रिएक्टिव देन आयरन, तो इसलिए आयरन के ऑक्साइड को जब रिएक्शन किया जाता है एल्यूमिनियम से तो ये डिस्प्लेस कर देता है आयरन ऑक्साइड को आयरन में, और साथ में बनता है एल्यूमिनियम ऑक्साइड। और ये हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, इसमें बहुत ज़्यादा हीट निकलती है, और ये इतनी ज़्यादा हीट निकलती है कि जो आप देखिए आयरन हमें किस फॉर्म में मिल रहा है, लिक्विड फॉर्म में। और इसलिए इस रिएक्शन को यूज़ किया जाता है रेलवे ट्रैक को ज्वाइन करने में, और क्रैक्ड मशीन के जो पार्ट होते हैं उसको ज्वाइन करने में इसको यूज़ किया जाता है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। थर्मिट रिएक्शन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। तो ये जो दोनों रिएक्शन है किसका एग्जाम्पल है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का, जिसमें हम मेटल ऑक्साइड को एक हाई रिएक्टिव मेटल के साथ रिएक्ट करवाते हैं और मेटल ऑक्साइड का रिडक्शन हो जाता है मेटल में। अब हाईली रिएक्टिव मेटल्स जो हैं उनका हम एक्सट्रैक्शन की बात करते हैं। तो इसके लिए हमने आपको बताया था हम कौन सा मेथड यूज़ करते हैं, इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन। ठीक है, अब जैसे सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, एल्यूमिनियम, ये क्या है, हाईली रिएक्टिव मेटल हैं। तो क्या होता है कि कार्बन से हम इनका रिडक्शन नहीं करवा सकते। कार्बन से इनका रिडक्शन हम क्यों नहीं करवा सकते, क्योंकि जैसे मान लीजिए आपने एल्यूमिनियम ऑक्साइड लिया और यहाँ पे कार्बन यूज़ किया, तो प्रॉब्लम क्या है कि कार्बन की बजाय इन मेटल की ऑक्सीजन के साथ एफिनिटी ज़्यादा है। मतलब कि कार्बन ऑक्सीजन के साथ नहीं जुड़ेगा, एल्यूमिनियम मेटल ऑक्सीजन के साथ ही जुड़ी रहेगी। तो इस वजह से क्या होता है कि क्योंकि इन मेटल्स में क्या होता है कि जो इनकी जो अफिनिटी होती है वो ऑक्सीजन से ज़्यादा है देन कार्बन, इसलिए कार्बन से हम इनका रिडक्शन नहीं करवा सकते। इसके अलावा ये हाईली रिएक्टिव मेटल है, ये एयर से रिएक्ट कर लेती है, तो कैल्सिनेशन वगैरह प्रोसेस हम इनके लिए रोस्टिंग और कैल्सिनेशन ये प्रोसेस यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसलिए हम क्या यूज़ करते हैं, इनके लिए इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस यूज़ करते हैं। तो इलेक्ट्रोलाइसिस सेटअप में आप जानते ही हैं कि इस तरीके से दो इलेक्ट्रोड होते हैं, बैटरी से हम इन्हें जोड़ देते हैं और यहाँ पे क्या लिया जाता है, मोल्टन फॉर्म में लिया जाता है। तो यहाँ पे मोल्टन फॉर्म में अगर हम NaCl ले लेते हैं तो ये Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में डिसोशिएट हो जाता है। Na पॉजिटिव जाएगा कैथोड पे और Cl नेगेटिव जाएगा एनोड पे और क्लोरीन गैस के रूप में लिबरेट हो जाएगा। तो मतलब कैथोड पे हमें हमारा सोडियम मेटल मिल जाएगा।
तो इस तरीके से हमने देखा कि जो हाई रिएक्टिव, मीडियम रिएक्टिव और लो रिएक्टिव मेटल्स हैं उनको उनके ओर्स से हम किस तरीके से मेटल फॉर्म में ला सकते हैं। अब अगला स्टेप होता है रिफाइनिंग ऑफ मेटल। इसका मतलब क्या होता है, तो जो मेटल हम गेन करते हैं किससे, इलेक्ट्रोलाइसिस से या फिर रिडक्शन प्रोसेस से, तो वो प्योर नहीं होती एकदम, उनमें कुछ इम्प्योरिटी होती है। तो इम्प्योर मेटल से जो प्योर मेटल को गेन करने का जो प्रोसेस होता है उसे कहते हैं हम रिफाइनिंग। मार्क माई वर्ड, रिफाइनिंग इज द, जो हमें इम्प्योरिटीज़ होती है मेटल के अंदर उनको रिमूव करके जो प्योर मेटल में गेन करने का जो प्रोसेस होता है उसे हम कहते हैं रिफाइनिंग ऑफ मेटल। मतलब अल्ट्रा प्योर मेटल हमें कैसे मिले, है ना। तो उसके लिए यहाँ पे जो प्रोसेस यूज़ किया जाता है वो इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग का। अब इसमें कॉन्सेप्ट क्या है कि जो हम एनोड लेते हैं, ये एनोड किसका होता है, इम्प्योर मेटल का। जैसे कि आपको ये, आपने कॉपर का कोई रॉड लिया है, ये कॉपर रॉड इम्प्योर होगा, और ये जो कैथोड है इस पे हमें क्या मिल जाएगा, प्योर कॉपर। कैसे मिलेगा, देखिए एनोड पे क्या होगा, ये रॉड डिसॉल्व होगी क्योंकि इससे जो कॉपर आयन जाएंगे कहाँ पे, इस सॉल्यूशन में जाएंगे, Cu2++2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और एनोड और कैथोड क्या कराता है, आप जानते हैं कैथोड आपको क्या कराएगा, इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड कराएगा। तो कैथोड पे क्या होगा, ये Cu2+ आयन अट्रैक्ट होंगे, वहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन लेंगे और ये कॉपर यहाँ पे आपको कैथोड में मिल जाएगा। तो ये रोड कैसे, ये रॉड होती जाएगी कैसी, थिन, ठीक है। और ये जो आपका ये वाला जो कैथोड का जो कॉपर रोड है ये होता जाएगा थिक, ठीक है। तो इस तरीके से हम इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग करते हैं। तो यहाँ पे साफ लिखा हुआ है, इम्प्योर मेटल का आप एनोड लेते हैं और जो प्योर मेटल का आप क्या लेते हैं, कैथोड लेते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम जो आपके मेटल है कॉपर, जिंक, टिन, निकल, सिल्वर, गोल्ड, इनको हम रिफाइन इलेक्ट्रिकली रिफाइन करते हैं, मतलब प्योर मेटल इस तरीके से हम गेन करते हैं। तो इन टेक्स्ट क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेते हैं। और क्या होती है, द मिनरल फ्रॉम विच द मेटल कैन बी सेपरेटेड इकोनॉमिकली, उनको हम और कहते हैं। और गैंग्यू क्या होते हैं, जो सैंड, ऑयल और रॉकी सब्सटेंसेस जो एसोसिएटेड होते हैं किसके साथ, मिनरल के साथ, उसे हम कहते हैं गैंग्यू। अच्छा, अब नेम द मेटल विच आर फाउंड इन फ्री स्टेट। तो गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम, ये सब आपको फ्री स्टेट में मिलते हैं। ये रिएक्टिविटी सीरीज के बॉटम वाले मेटल्स हैं। What chemical process is used for obtaining a metal from its oxide? तो देखिए यहाँ पे आप क्या लिख सकते हैं, आपको रिडक्शन कराना होगा, तो ठीक है। तब जैसे यहाँ पे रिडक्शन के लिए आपने क्या यूज़ किया है, कार्बन यूज़ किया है, तो ये हमें जिंक मिल गया और कार्बन मोनोऑक्साइड। तो यहाँ पे कार्बन इज यूज्ड एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। और दूसरा हमने क्या डिस्कस किया था, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। इस तरीके से हम रिडक्शन करा सकते हैं। जैसे कि मैग्नीज ऑक्साइड है, इसका एल्यूमिनियम से रिडक्शन करा रहे हैं, क्यों, बिकॉज एल्यूमिनियम इज मोर रिएक्टिव मेटल देन मैग्नीज। तो इस तरीके से हमें क्या मिल जाता है, मैग्नीज, एल्यूमिनियम ऑक्साइड और हीट। तो ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। डिस्कस करते हैं कोरोजन को। तो कोरोजन क्या होता है, इट इज़ द डिटोरिएशन ऑफ अ मटेरियल एज अ रिजल्ट ऑफ इट्स इंटरेक्शन विद सराउंडिंग। जैसे जो कॉपर के बर्तन होते हैं आपने देखा होगा, उनमें ग्रीन कोटिंग लग जाती है, किसकी, कॉपर कार्बोनेट की, उसे पैटिनेशन कहते हैं। सिल्वर के आर्टिकल्स थोड़े टाइम बाद क्या होते हैं, डल पड़ जाते हैं, क्योंकि वो एयर की सल्फर के साथ रिएक्ट कर लेते हैं। तो ये सारे जो एग्जाम्पल हैं वो कोरोजन के हैं, ये हम डे टू डे लाइफ में काफ़ी अच्छे से फील करते हैं। ये एक एक्टिविटी है जो हमें बताती है कि कोरोजन के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है। तो कोरोजन के लिए हमें रिक्वायरमेंट होता है मॉइस्ट एयर का, ठीक है। जैसे कि ये यहाँ पे 3 टेस्ट ट्यूब है, A, B, C। तो यहाँ पे देखिए आपने आयरन नेल को लिया है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, रस्टी। क्यों है यहाँ पे, देखिए वाटर, ठीक है। तो वाटर का मतलब क्या हो गया, मॉइस्चर, और यहाँ पे एयर है। तो इसमें ये दोनों चीज़ें, मॉइस्चर प्लस एयर। इस वाले में क्या है, एयर है और ये वाटर है, लेकिन बीच में हमने क्या है, यहाँ पे ये ऑयल यूज़ किया है। तो ये ऑयल क्या करता है, ये इट प्रिवेंट्स एयर टू डिजॉल्व इन द वाटर। तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, ये रस्ट यहाँ पे नहीं लग रहा है। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे सिर्फ वाटर है और एयर यहाँ पे नहीं है, तो यहाँ पे रस्टिंग नहीं होगा। इस टेस्ट ट्यूब में अगर हम देखें तो ये ड्राई एयर है। ड्राई एयर का मतलब क्या है, यहाँ पे मॉइस्चर
नहीं है, मतलब यहाँ पे क्या नहीं है, यहाँ पे वाटर नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि इसमें रस्टिंग नहीं होगा, इसमें भी रस्टिंग नहीं होगा और इसमें सिर्फ रस्टिंग होगा। तो इसका मतलब ये है कि रस्टिंग के लिए हमें क्या चाहिए, एयर प्लस वाटर, या हम कह सकते हैं मॉइस्ट एयर, तभी रस्टिंग होगा, नहीं तो नहीं होगा। प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन बहुत सिंपल है। ये हम कैसे रोक सकते हैं, जो आर्टिकल्स हैं हमारे मेटल के, उन पे पेंटिंग करके, ऑयलिंग करके, ग्रीसिंग करके, या गैल्वेनाइजिंग और क्रोम प्लेटिंग और एनोडाइजिंग और मेकिंग अलॉयज। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा, इसको याद कर लीजिए अपन, है ना। तो पेंटिंग, ऑयलिंग और ग्रीसिंग तो आप समझते हैं। गैल्वेनाइजिंग क्या होता है कि इस पर हम जिंक का कोटिंग कर देते हैं, जैसे आयरन पे आप जिंक का कोटिंग कर दीजिए। जैसे बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां हमारे हिंदुस्तान में ये जो गैल्वेनाइजिंग का काम करते हैं, जैसे JSW स्टील, टाटा स्टील, तो वो क्या करते हैं, आयरन की शीट्स पे जिंक का कोटिंग करते हैं। अच्छा, मज़ेदार बात क्या है कि ये जिंक कोटिंग थोड़ी सी ब्रेक हो जाती है, तब भी उन पे रस्टिंग नहीं लगता है। क्यों? क्योंकि जिंक का ऑक्सीडेशन शुरू हो जाता है, आयरन का नहीं होता है, इसलिए। इस तरीके से अलॉइंग होता है। अलॉइंग क्या करते हैं, जैसे आप जानते हैं स्टील क्या है, हमारा अलॉय है। तो अलॉय क्या होता है, ये एक होमोजीनियस मिक्सचर होता है ऑफ 2 और मोर मेटल्स और अ मेटल एंड अ नॉन मेटल। तो ये अलॉय बहुत इंपॉर्टेंट है, अलॉइंग बहुत इंपॉर्टेंट है, किसके लिए, कोरोजन को रोकने के लिए। तो इस यहाँ पे आपको एक तो ये वाला जो पैराग्राफ है, ये वाला, ये याद करना है। दूसरा आपको इसमें ये याद रखना है कि जो अलॉय है इसकी डेफिनेशन क्या है, और कुछ यहाँ पे अलॉय के एग्जाम्पल्स भी दिए हुए हैं। जैसे कि यहाँ पे ये बता, आयरन इज मिक्सड विद निकल एंड क्रोमियम वी गेट स्टेनलेस स्टील, है ना। और उनका प्रोपोर्शन थोड़ा सा अलग अलग होता है। और जो प्योर आयरन होता है वो बहुत सॉफ्ट होता है, इट कैन स्ट्रेच इजीली व्हेन हॉट। तो इसलिए हम क्या करते हैं, इसमें कार्बन मिलाते हैं, और कार्बन मिलाने से वो क्या होता है, थोड़ा हार्ड हो जाता है। प्योर गोल्ड की ज्वेलरी कभी भी नहीं बनाई जाती है, क्योंकि वो होता है 24 कैरेट का और बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होता है। इसलिए उसमें हम क्या मिलाते हैं, सिल्वर और कॉपर। इसको क्या कहते हैं, गोल्ड इज अलॉयड विद ईदर सिल्वर और कॉपर, और उससे क्या बनता है, हमारा 22 कैरेट का गोल्ड, जिससे ज्वेलरी बनाई जाती है। मतलब 22 पार्ट ऑफ प्योर गोल्ड इज अलॉयड विद 2 पार्ट ऑफ ईदर कॉपर और सिल्वर। तो ये तो हो गया किसके बारे में, ज्वेलरी के बारे में। अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि अगर जो अलॉय बनाए जाते हैं, उसमें अगर एक मेटल मर्क्यूरी होता है तो उसे हम कहते हैं अमलगम्स। जैसे कि इसको बोलते हैं हम सोडियम अमलगम्स, ये कहलाएगा जिंक अमलगम्स। और ये अमलगम्स क्या है, सारे के सारे अलॉय हैं। इसके अलावा यहाँ पे देखिए ब्रास का एग्जाम्पल दिया, ये किसका है, कॉपर एंड जिंक का। ब्रॉन्ज की अगर हम बात करते हैं तो एन अलॉय ऑफ कॉपर एंड टिन। तो ये सब आपको क्या करना है, याद रखने हैं, ठीक है। इसी तरीके से ये जो सोल्डर अलॉय है, ये किसका है, लेड प्लस टिन का। तो ये आपको ब्रास, ब्रॉन्ज, सोल्डर और अमलगम्स, ये आपको अलॉय के याद रखने हैं। और ये आपने देखा होगा कुतुब मीनार में जो एक पिलर लगा हुआ है, ये कितने साल पुराना है, 1600 साल पुराना है, और इसमें कोई भी रस्ट नहीं है। मतलब बहुत पहले से ये रस्टिंग को रोकने की बातें बहुत पहले से लोग जानते थे। तो इस क्वेश्चन को देखते हैं। तो यहाँ पे मैग्नीशियम सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है, देन जिंक एंड देन कॉपर। तो ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का, यानी कि जो रिडक्शन वाला पार्ट होता है ना मेटल के एक्सट्रैक्शन में, उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन है। तो जिंक ऑक्साइड की जिंक से रिएक्शन तो होगी नहीं, मैग्नीशियम से डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी और कॉपर से नहीं होगी। क्यों? क्योंकि मैग्नीशियम ही ज़्यादा रिएक्टिव इससे मेटल है। मैग्नीशियम ऑक्साइड की जिंक से भी नहीं होगी, मैग्नीशियम से भी नहीं होगी, कॉपर से भी नहीं होगी। और कॉपर ऑक्साइड की तो जिंक से भी होगी रिडक्शन रिएक्शन या डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, और मैग्नीशियम से भी इसका डिस्प्लेसमेंट होगा, लेकिन कॉपर का कॉपर से नहीं होगा। विच मेटल डू नॉट कोरोड ईजिली? तो जो हमारे लीस्ट रिएक्टिव मेटल है, जैसे कि सिल्वर, गोल्ड और प्लेटिनम। अरे ये ज्वेलरी मेटल है, क्या ये कोरोड होते हैं? कभी आपने अपने सोने की बालियों में कभी रस्टिंग लगते हुए देखा है क्या? नहीं। सिल्वर में देखा है? नहीं देखा। व्हाट आर अलॉयज? तो अलॉयज आर द होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ ईदर मेटल्स, और वन मेटल और वन नॉन मेटल। आई होप आज का वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग एमएसके केमिस्ट्री।